अस्सलामुअलैकुम और टू ऑल माय लिसनर्स व्यूवर्स एंड रीडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं हूँ शाहाना खालिद और लेकर आई हूँ आपके लिए एक पैगाम मोहब्बत की एपिसोड नंबर 6 की वॉइस ओवर। वेलकम टू मिरहा खान्स यूट्यूब चैनल। जल्दी से जो भी न्यू व्यूवर्स हैं या लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इस यूट्यूब चैनल को एंड मिरहा खान के पेज को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे हर आने वाले न्यू एपिसोड की और हर आने वाले न्यू नावल की। आज की एपिसोड भी काफ़ी एक्साइटिंग है। लास्ट एपिसोड जैसे आपने कहा था काफ़ी धुआंधार गई थी और आज की एपिसोड भी काफ़ी एक्साइटिंग है। तो चलते हैं आज की न्यू और एक्साइटेड एपिसोड की तरफ। मीर को आयशा के पास छोड़ के अदील शाह घर आ गए क्योंकि घर में और कोई औरत नहीं थी। इसलिए अदील शाह जल्द अज जल्द आया के बंदोबस्त करना चाहते थे। उन्हें वीर पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। कितना गैर जिम्मेदार था वो। वीर उन्हें घर के लाउंज में ही टहलता हुआ मिल गया। वीर, ये क्या हरकत है? तुम्हें इस वक्त अपनी बीवी और बेटे के पास होना चाहिए था। अपनी इस हरकत से तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं? वीर जो पहले ही भरा बैठा था, अदील शाह के लफ्ज़ों ने जलती पर तेल का काम किया। वो जो इतने दिन से अंदर ही अंदर जल रहा था, आखिरकार उसका ज़ब्त जवाब दे गया। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? अब और क्या चाहते हैं? आपकी बात मानकर शादी कर ली मैंने, अब क्या उसके पैर धो के पीऊँ? तंग आ गया हूँ मैं ये ड्रामा करते करते। मुझे तो आपने इंसान समझा ही नहीं। खैर, मुझे तो आपने कभी समझा ही नहीं। वीर गुस्सा करता रहता है, वीर बदतमीज़ है, वीर ये है, वीर वो है। ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वीर ऐसा क्यों है। बस आपकी बीवी नहीं मरी थी, मेरी माँ थी वो। उनके बाद किस तरह फरामोश कर दिया आपने मुझे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस कदर अकेला हो गया था मैं। तंग आ गया हूँ मैं सबकी बातें सुन सुन के। माफ़ कर दें मुझे आप सब। उनके सामने हाथ जोड़ के वो गुस्से से वॉकआउट कर गया। पीछे अदील शाह के चेहरे पर अफसोस उभरा। क्या वो उसके साथ इतनी ज़्यादती कर बैठे थे? अगले दिन आयशा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अदील शाह ने ड्राइवर को मीर और आयशा को लाने के लिए रवाना कर दिया। आया को बंदोबस्त हो चुका था। मुसलसल सर दर्द से तंग आकर उन्होंने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। किचन से बाहर आकर उन्होंने अफसोस से वीर के कमरे के दरवाजे को देखा जो कल रात से बंद था। वीर को बगैर किसी से बात किए अपने आप को कमरे में बंद कर चुका था। अदील शाह ने लाख बुलाने पर भी बाहर न निकला। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि ड्राइवर हांफता हुआ उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या हुआ खान? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें तो बीबी को लेने भेजा था। सब खैरियत तो है? साहब, वो छोटे साहब और बीबी जी का एक्सीडेंट हो गया है। शाहमीर साहब छोटे साहब को पकड़े बीबी जी के साथ सड़क पार करके गाड़ी तक आ रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। अदील शाह के दिल को धक्का लगा। उन्हें जैसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वीर के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने तैश के आलम में ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ हैं वो तीनों? ड्राइवर घिघिया गया।
वो कुछ लोगों के साथ मिलकर मैं उन्हें उसी अस्पताल पहुंचा दिया। झटके से उसका गिरेबान छोड़कर वो आदिल शाह को साथ लिए अस्पताल के लिए रवाना हो गया। उसने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ कर ली। जब से इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। आदिल शाह उनकी सलामती की दुआ करने लगे। अस्पताल पहुंचकर वीर आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ। रास्ते में वो कई लोगों से टकराया। आदिल शाह उनसे माजरत करते तेज़ी से उसके पीछे हो लिए। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ शाहमीर और आयशा नामी पेशेंट को लाया गया है। वो किस रूम में है? काउंटर पर पहुंचकर उसने उजलत में दरियाफ्त किया। वो मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर बाहर निकलता दिखाई दिया। आप शाहमीर नामी पेशेंट के साथ हैं। जी, उनकी कंडीशन कैसी है अब? आदिल शाह ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर ने तरहम भरी निगाह से उन्हें देखा। शाहमीर काफ़ी ज़ख्मी हुआ है। उसकी टांग से बहुत खून बह चुका था, लेकिन अब उसकी हालत कदरे बेहतर है। ख़तरे वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेरे बेटे के साथ मेरी बहू और पोता भी था। वो कैसे हैं? बेबी बिल्कुल ठीक है, महज चंद हल्की सी खराशियाँ आई हैं। और मेरी बहू? डॉक्टर ने एक सेकंड के लिए उन्हें देखा। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। शाहवीर साकित खड़ा रह गया। ज़िंदगी ने उसके चेहरे पर भरपूर तमाचा मारा था। आदिल शाह के आंसू रवानी से बहने लगे। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुए जहां मीर पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। शाहवीर साकित खड़ा रह गया। ज़िंदगी ने उसके चेहरे पर भरपूर तमाचा मारा था। आदिल शाह के आंसू रवानी से बहने लगे। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुए जहां मीर पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। अपने जान से प्यारे मासूम बेटे की हालत पर उनका दिल तड़प गया। एकाएक ही उनकी निगाह राहिम पर पड़ी। कितनी खुशी से उन्होंने अपने पोते का नाम तफवीज़ किया था। उसकी महरूमी पर उनका दिल भर आया। अपने दोनों हाथों से उसे थामकर सीने से लगा लिया। वीर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। आदिल शाह ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। आगे बढ़कर उन्होंने राहिम को वीर के हवाले कर दिया। ये तुम्हारा बेटा है वीर। आज उसकी माँ भी चली गई, जैसे तुम्हारी माँ चली गई थी। तुम इसके साथ अब वो सब ना करना जो जाने अनजाने में मुझसे सरजद हो गया। वीर की आंखों से 2 आंसू राहिम के चेहरे पर गिरे। राहिम मासूमियत से उसे देखने लगा। वीर ने झुककर उसका माथा चूम लिया। जो ही आदिल शाह के रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंची, वो उनके घर जमा होना शुरू हो गए। आदिल शाह की तो जैसे कमर टूट गई थी। शाहवीर राहिम को आया के हवाले करते खामोशी से कमरे में चला गया। मीर भी बिस्तर पर पड़ा था। उन्हें आयशा के चले जाने का बहुत गम था। उनके कुछ अजीज़ों ने ही कफन दफन का इंतज़ाम किया। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैयत को दफन किया जाना था। मीर को जो ही होश आया तो उसने आदिल शाह को पुकारा, लेकिन किसी को होश होता तो जवाब दे आता। वो भी चलने के काबिल नहीं था। उसके बार बार पुकारने पर किसी ने अंदर झांका। बाहर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं इतनी? मेरे बाबा कहाँ हैं?
बेटा, अदील साहब की बहू का इंतकाल हो गया है, मैयत को दफनाने जा रहे हैं। ये सुनकर मीर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मुझे बाहर ले चलो प्लीज़, बिलखते हुए उसने कहा तो वो शख्स उसे सहारा देकर मैयत के पास ले गया। बाबा, मीर ने रोते हुए पुकारा तो अदील शाह ने उठकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। बस बेटा, ऐसे नहीं रोते, मैयत को तकलीफ़ होगी। उसे चुप करवा कर उन्होंने किसी को वीर को बुलाने भेजा। सुर्ख अंगारा आंखों और मलगजे से हुलिये में वीर आया तो मैयत को कांधा देकर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। हान भाई, ऐन ने अंधेरे कमरे में कदम रखते हुए जहान को पुकारा, मगर जवाब न दारद। अंदाजे से उसने कमरे की लाइट जलाई तो जहान एक कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठा नजर आया। ऐन इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हान भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप ठीक हैं? ऐन, जाओ यहाँ से, जहान ने सर उठाए बगैर भारी आवाज़ में कहा। उसकी भारी आवाज़ उसके रोने का पता दे रही थी। हान भाई, क्या हुआ है आपको? प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐन ने रूहानसी होकर जहान के बाजू पर हाथ रखा। जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो सर उठाए धाड़ा तो ऐन डर कर पीछे हटी। उसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं। जा क्यों नहीं रही? निकलो मेरे कमरे से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। गेट आउट। ऐन रोती हुई कमरे से निकल आई और आयमा से टकरा गई, जो जहान की आवाज़ सुनकर आई थी। वो जब से शादी से वापस आया था तब से उन्हें वो अजीब लगा था। उनके पूछने पर उसने थकावट का बहाना बना दिया, लेकिन आयमा की तसल्ली नहीं हुई। वो जानती थी ज़रूर कुछ हुआ है। सुबह से वो कमरे से नहीं निकला था। नानो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आयमा उसे नाश्ते का पूछने गई तो जहान ने संजीदगी से कहा, उसका मूड देखकर उन्होंने ऐन को भी उसे तंग करने से मना कर दिया। मुबादा वो उसे झाड़ ही ना पिला दे, और यही हुआ था। क्या हुआ ऐन? तुम रो क्यों रही हो? ऐन पुरशिकवा नज़रों से उन्हें देखती भागती हुई आयमा और अपने मुश्तरका कमरे में चली गई। आयमा परेशानी से जहान के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो ज़मीन पर अकड़ूं बैठा, आंखों में आंसू लिए उनका दिल चीर गया। हान, मेरे बच्चे, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? तड़प कर वो उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गई और उसे सीने से लगा लिया। हान मेरी जान, कुछ बताओ तो, क्या हुआ है? मुझे तकलीफ़ हो रही है। अपने लाडले बेटे जैसे नवासे की ऐसी हालत पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जहान उनकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगा। आयमा उसके गिर्द हाथ फैलाए खुद भी रोने लगी। हान मेरा बच्चा, चुप कर जाओ, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? लोकी रो रो पुछण हाल मेरा, मैं खिड़खिड़ हस्सां की दस्सां। रोते हुए उसने अना से होने वाली गुफ्तगू इन्हें बता दी। क्यों नानो, क्यों? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो किसी और से मोहब्बत करती है। नानो, मुझे सुकून नहीं मिल रहा।
बहुत तकलीफ़ हो रही है इधर। सर उठाकर उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। 6 फीट से निकलता वो मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। आयमा उसके चेहरे को जा बजा चूमने लगी। बस मेरा बच्चा, मैं बात करूंगी अना से, वक़ार से बात करूंगी मैं। तुम इतनी तकलीफ़ ना दो खुद को। जहान ने नफ़ी में सर हिलाया। आयमा उसे बेड तक लाईं। जहान उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी और झुककर उसका सर चूमा। जहान ने आंखें बंद कर लीं। आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होता वो उनकी गोद में सर रखे ही सो गया। सूरत हाल ये कि ज़िंदगी से बेजार हूँ, मसला ये कि दिन भी जवानी के हैं। अना 3 दिन से बुखार में तप रही थी। हिना ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसके लिए परेशान हुई थी। वो बहुत कम बीमार होती थी, लेकिन ऐसा बीमार कभी नहीं हुई थी। वो सूप लेकर उसके पास बेड पर बैठ गई। अब ठीक हो तुम? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हिना के इस्तफसार पर उसने नफ़ी में सर हिलाया और तकिए से टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता सूप पीने लगी। हिना मुतमईन होकर चली गई। होने चाहिए कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी में, जब उनसे कहा जाए कि मैं ठीक हूँ तो आगे से जवाब आए कि अदाकारी में करना, पहले मसला बताओ। जब उनसे कहा जाए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहादुर हूँ, तो जवाब आए कि मुझे पता है तुम्हारी बहादुरी का, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई होना चाहिए जिसको आँखों को पढ़ना आता हो। कोई तो होना चाहिए जिस पर यकीन हो कि लड़खड़ाते पर थाम लेगा। कोई रूह का साथी होना चाहिए। कोई तो ऐसा होना चाहिए। कमरे में बैठी वो बेजार होने लगी तो मोबाइल पकड़कर बरामदे की सीढ़ियों पे में आ बैठ गई। ठंडी हवा से उसके पूरे बदन में कपकपाहट दौड़ गई। हवा से उड़ते बालों को चेहरे से हटाते उसने खोला और मैसेजेस चेक करने लगी। आयज़ा का मैसेज व्हाट्सएप पर पढ़कर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। वो उसे सब कुछ भूलकर मूव ऑन करने का मशवरा दे रही थी। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड मूव ऑन, ये उसने बहुत से लोगों के मुंह से सुना था। और मूव ऑन आना, मूव ऑन, कम ऑन, कितना आसान है कहना। अरे एक बार उससे तो पूछें को जो कर रहा है, दिल से दिमाग तक का सफ़र। दिल कहता है इतना क्या, दिमाग कहता है अरे छोड़। कितना मुश्किल होता है आंसुओं को छुपाना। ये जो गला भरा बाहर आने को बेताब रहता है, लेकिन कितनी आसानी से हम सह जाते हैं। ये दिन रात शाम गुजारने की कोशिश करते हैं। ये जो मूव ऑन है होता नहीं है, करवाना पड़ता है अपने आप से। तलखी से मुस्कुराकर उसने सर झटका। वो तो पहले जैसा ही होगा, ज़िंदगी से भरपूर। मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर ऐसा मुतमईन पता नहीं कौन कहता है कि मोहब्बत एक खुशनुमा एहसास है। ये तो महज कर्ब का दूसरा नाम है। मोहब्बत सिर्फ उनके लिए एक खूबसूरत एहसास है जिनको ये मिल जाती है, और वैसे भी नामहरम से मोहब्बत हमेशा तकलीफ़ देती है, अपनी ही नज़रों में रुस्वा कर देती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नफ्सों और नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया है। वो अपने आप से मुखातिब इर्द गिर्द से बेखबर हो गई। और अना, तुम्हें पता है कि अल्लाह जानता है कि वो शख्स मेरे हक़ में ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें उससे इतना लगाव था कि तुम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। तो अल्लाह ने इसके ज़रिए तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई ताकि तुम खुद ही उससे दूर हो जाओ।
अल्लाह तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा बल्कि बचा रहा है। उसने तुम पर एहसान किया है और अब तुम्हें बेहतरीन के लिए तैयार कर रहा है। और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले से बेहतर है। And the hereafter is better for you than the first life. कुरान 93:4। वीर खामोश सा अपने कमरे में लेटा था। आदिल शाह राइमकोट आए। उसके कमरे में आए वीर उसके बेड के किनारे बैठ गए। उन्होंने पुकारा तो वीर ने खाली नज़रों से उन्हें देखा और फिर दीवार को तकने लगा। आदिल शाह ने वीर के बाल संवारे और झुककर उसका माथा चूमा। वीर सब ठीक हो जाएगा, यही अल्लाह की मर्ज़ी थी। मुझे आयशा से मोहब्बत नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की थी, वीर ने आहिस्ता से कहा तो आदिल शाह खामोशी से उसे देखने लगे। लेकिन मुझे उसकी आदत हो गई है, अब मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा। उसकी उदास नज़रें अब तक दीवार पर मरकूज़ थीं। आदिल शाह ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। जाने वाले चले जाते हैं वीर, रोकने से भी नहीं रुकते। इंसान को जाने वालों के पीछे उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। उनका इशारा राहिम की तरफ था। हर ज़ख्म अपने वक्त पर भर जाता है। तुम सब में उठो बैठो, राहिम का ख्याल रखो। इस तरह दर्द ख़त्म नहीं होता, लेकिन तवज्जो ज़रूर बढ़ जाती है। ये लो, अब अपने बेटे को खुद संभालो। आया को मैंने फ़ारिग कर दिया है। बहुत दिन कमरे में रह लिया, मीर को भी देखने नहीं आए तुम। उसका क्या कसूर इस सब में। चलो शाबाश, फ्रेश होके आ जाओ नीचे। राहिम को वहीं लिटाकर वो चले गए। वीर ने एक नज़र अपने गोल मटोल बेटे पर डाली, झुककर उसके दोनों गाल चूमे तो वो खिलखिला दिया। इतने दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। एहतियात से उसे बेड के दरमियान में लिटाकर उसके इर्द गिर्द तकिए रख दिए और खुद शावर लेने चला गया। ऐन उदास सी लॉन में बैठी थी। वो लोगों से बहुत तवक्कात रखती थी। वो लोगों से फासले पर रहने वाली संजीदा सी लड़की थी जिसने कम उम्री में ही बहुत कुछ सह लिया था। कल जहान ने जिस तरह से उसे डांटा था, उसका दिल बहुत दुखा था। मुझे इनसे इतनी तवक्कात नहीं रखनी चाहिए थी। गाल पर फिसलते आंसू को साफ करते उसने उदासी से सोचा। आहट महसूस करके उसने झुका सर उठाया तो जहान कान पकड़े उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। सॉरी, चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाते उसने मासूमियत से कहा। ऐन की आंखों में फिर से आंसू जमा हो गए। सॉरी ऐन। अब की बार उसने एक टेडी बेयर उसकी तरफ बढ़ाया। ऐन ने सिर्फ एक नज़र देखा और नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। सॉरी यार, मुझे पता है कि बहुत बुरा हूँ मैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि तुम मुझसे बात ही ना करो। जहान ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा तो ऐन उससे मज़ीद नाराज़ ना रह सकी। आपने मुझ पर शाउट किया, उधर से शिकवा आया। आई एम सॉरी। कान पकड़ते जवाब आया। मैं इतना हर्ट हुई, फिर शिकवा हुआ। सॉरी भाई की जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पक्का? सवाल हुआ। पक्का। जहान की यकीन दहानी पर वो मुस्कुरा दी। जी, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और यार आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ना अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें और लाइक्स भी ज़रूर किया करें। अब से मुझे लगता है आप लोगों को एक टारगेट देना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे इतने लाइक्स और इतने आपके कमेंट्स आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड अब अपलोड करेंगे, है ना। अब ऐसा करना पड़ेगा।
अगर नहीं चाहते आप ऐसा तो भरपूर अपनी जो है वो हमें राय का इजहार किया करें। चलें जी, जब तक के लिए अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। असल में मेरे गले में भी थोड़ी खिच है, तो थोड़े बहुत बंडल्स हो गए हैं स्टोरी में भी, तो उसके लिए बहुत माज़रत चाहूँगी। अपना सब ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।